गुड मॉर्निंग गाइस, प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस के ऊपर बात करेंगे। कुल 40 MCQ क्वेश्चन रहेगा हमारा। हम लोग 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कंसेप्ट भी बताता चलूँगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन बताता चलूँगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 40 MCQ क्वेश्चन। आज हमारा सेट नंबर 2 रहेगा। सेट 1 इसके पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मॉर्निंग का। अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ क्या होता है? तो अगर किसी वस्तु का चाल नहीं बदलता है और उसका अगर हम दूरी समय ग्राफ खींचते हैं, अगर उस वस्तु का हम अगर दूरी समय ग्राफ खींचते हैं इस तरह, इधर समय इधर दूरी, ओके, तो इसका जो ग्राफ आता है, वस्तु का चूंकि चाल नहीं बदल रहा है तो इसका जो ग्राफ आता है वो एक सरल रेखा में आएगा। वो सरल रेखा में आता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। देखिए ये आपका समय मान लीजिए यहाँ पे है, दूरी यहाँ पर है, फिर समय यहाँ पे है, दूरी इस तरह है। तो आप ग्राफ को गौर से नजर डालिए इस तरह, ये ग्राफ एक सीधा रेखा में जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि? देखिए सदिश राशि उसे हम कहते हैं जिसमें दिशा भी होता है और जिसमें परिमाण भी होता है। तो दिए हुए ऑप्शन में से सिर्फ विस्थापन ही एक ऐसी राशि है जो सदिश होता है, क्योंकि विस्थापन को बताने के लिए विस्थापन को बताने के लिए परिमाण का भी जरूरत पड़ता है और दिशा का भी जरूरत पड़ता है। द्रव्यमान के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, यह अदिश राशि है। ओके, द्रव्यमान अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। यहाँ पे सदिश पूछा है तो विस्थापन होगा, वेग भी होगा। यहाँ पर दोनों आंसर राइट होगा। वेग भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर 2, 3 दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे हम ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर जो है वाहनों में लगा होता है। ये बताता है कि आपका जो वाहन है, आपका जो गाड़ी है वो कितना दूर गया है, कितना किलोमीटर गया है। तो ये ओडोमीटर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो देखिए कोई भी बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण, बल क्या होता है? F, त्वरण क्या होता है? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ आप लोग पढ़े ना, F बराबर ma। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a आ रहा है ना। तो इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट m आएगा, F बराबर ma। तो यहाँ पूछा गया है कि असंतुलित बल द्वारा पिंड में जो उत्पन्न त्वरण होगा, ये जो त्वरण होगा, ठीक है, ये त्वरण मतलब ए मीन्स एक्सेलरेशन, ये त्वरण किसके अनुक्रमानुपाती होगा या व्युत्क्रमानुपाती होगा? तो देखिए ए और एफ में सीधा संबंध दिख रहा है ना, ए और एफ में सीधा संबंध दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द्रव्यमान निसंबंध से प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे ना मिसप्रिंट है बुक में, ओके, यहाँ पे मिसप्रिंट है। द्रव्यमान, बल और त्वरण का सही संबंध क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए, या द्रव्यमान का संबंध से प्राप्त होता है, क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो देखिए F बराबर क्या होता है? ma। तो m बराबर क्या हो जाएगा? F/a, बल बटा त्वरण। तो द्रव्यमान बराबर बल बटा त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक है? देखिए जड़त्व का मतलब होता है वैसा प्रॉपर्टी, वैसा गुण जिसके कारण मतलब वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, स्थिर में है तो स्थिर में रहेगा। मतलब इस गुण को हम लोग जड़त्व का गुण कहते हैं। तो जड़त्व उसमें ज्यादा अधिक होता है जिसका द्रव्यमान अधिक होता है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। तो दिए हुए 4 ऑप्शन में सबसे अधिक द्रव्यमान रेलगाड़ी का होगा, इसलिए इसका जड़त्व अधिक होगा। तो राइट आंसर 4 रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप को क्या कहते हैं? तो अभी तो मैंने आपको बताया कि जड़त्व किसको बताता है? द्रव्यमान को बताता है। जड़त्व द्रव्यमान को बताता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। देखिए कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, W बराबर होता है F गुना S। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया विस्थापन शून्य है, तो विस्थापन शून्य है तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुना 0, और 0 गुना बल बराबर 0, तो वर्क भी हो जाएगा 0, तो राइट आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य मनुष्य के कान के लिए श्रव्यता परास क्या है। जो मनुष्य है ना वो कितने हर्ट्ज से लेके कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, क्वेश्चन का ये मतलब है। तो इसका राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है, परावर्तन है। तो प्रतिध्वनि का कारण जो है परावर्तन है। किसका परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। देखिए हमें किसी चीज का प्रतिध्वनि किस लिए सुनाई देता है, जब हम लोग ध्वनि उत्पन्न करते हैं ना, तो ध्वनि मार्ग से गुजरते समय बड़े बड़े चट्टानों से, पर्वतों से, पहाड़ों से, है ना, या परावर्तक सतहों से टकराकर वापस आती है, तो इसे हम ध्वनि का परावर्तन करते हैं। और ध्वनि के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। आप जब देखे होंगे कुआं में, जब कुआं के समीप जाकर जब आप कुआं के अंदर अगर आवाज लगाते हैं ना, तो आपके ही आवाज में हुबहू कुछ देर बाद कुएं के अंदर से आवाज आता है, तो वो प्रतिध्वनि है। वो क्यों होता है, वो आवाज के टकरा के रिटर्न होने के कारण होता है। साइंस में उसको हम ध्वनि का परावर्तन बोलते हैं। ओके, इंग्लिश में उसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चाल का मूल मात्रक क्या है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी का मूल मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकेंड। तो आंसर हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2, मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, बस का त्वरण क्या होगा। देखिए त्वरण का फॉर्मूला होता है, त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो गाड़ी का स्पीड था 80 का, लास्ट में स्पीड हुआ 60 का, तो गाड़ी के स्पीड में अंतर कितने का आया, 60 माइनस 80 माइनस 20 का। ओके, माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में आपको बनाना है ना, तो 5/18 से गुना कर दीजिए इसको। ओके, तो v माइनस यू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो 60 माइनस 80 माइनस 20 आया, माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा आया। इसको मीटर प्रति सेकेंड लाने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए। ओके, वेग परिवर्तन का दर, और दर मतलब होता है समय, और इसको समय से भाग दीजिए तो नीचे आएगा आपका 5। तो देखिए 5 कट जाएगा, तो आंसर आएगा -10/9। ओके, 10 माइनस 10/9। तो ऑप्शन 2 में प्लस साइन है, ये नहीं होगा। और 10 को 9 से भाग देंगे तो 11.1 नहीं होगा। तो 10 को 9 से भाग देने से 1.11 होगा माइनस के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जड़त्व का सिद्धांत न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का नियम सिद्धांत प्राप्त होता है। न्यूटन का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम कहलाता है। इसी को हम लोग गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगा, यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगा, तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोरे की जल में विलेयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है। इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुलाया जाए कि विलयन संतृप्त बन जाए। देखिए विलेयता जो है, विलेयता को बताने के लिए यूनिट क्या यूज होता है, डिग्री सेल्सियस। ओके, पर तो 1 ग्राम, देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, वो 20 डिग्री सेल्सियस पर है 31.5। ओके, अब मुझे पूछा गया है 10 ग्राम का बताइए। तो एक ये जो विलेयता होता है ना प्रति ग्राम परिभाषित होता है। तो एक हम लोग इसको ये कह सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम का विलेयता इतना है। तो इसी ताप पर, यहाँ पे तापमान को बदला नहीं जा रहा था, तापमान फिक्स है। तो तापमान फिक्स है तो आपको लेके चलना होगा किस पर, ग्राम के ऊपर। तो विलेयता प्रति ग्राम पर परिभाषित होता है, मतलब 1 ग्राम जो घुलता है वो 1 ग्राम जो विलायक, जो विलेय पदार्थ जो विलायक में घुलता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो 1 ग्राम का वैल्यू है 31.5, आपके पास है 10 ग्राम,
तो एक एक नियम लगाइए आप, 31.5 इंटू 10, ओके, तो ये आपका आएगा 315 ग्राम। कितना आएगा आपका 31.5 इंटू 10 ग्राम, ओके, ये आ रहा है आपका 315 ही आ रहा है ना, 315 ग्राम ऑप्शन, ओके। इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे 315 ग्राम ही होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि विलेता। अच्छा, इसके एक बार केजी में लेके देखता हूँ, अगर ये केजी में होगा तो 1000 ग्राम के लिए 31.5 बाई 1000, ओके, और मुझे 10 ग्राम पे निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 10 कट जा रहा है, 300.315 ना, ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, ओके, ये कुछ मिस ऑप्शन है, आप देख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो कोई भी ठोस पदार्थ अगर सीधे वाष्प में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, इसका एग्जाम्पल होता है कपूर, अमोनियम क्लोराइड। ये सब पदार्थ को जब भी जलाया जाता है तो ये जलने के बाद, ओके, ये द्रव अवस्था में न जाकर सीधे ये वाष्प अवस्था में चले जाते हैं, सीधे ये भाप बनने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन मान कितना होता है? देखिए 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, तो आपको यहाँ पूछा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो कभी भी क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में रहे, आपको केल्विन निकालना पड़े तो आप उसमें 273.15 जोड़ दीजिए, तो 273.15 जोड़ दीजिए आप 100 डिग्री में, तो ये आपका कितना आएगा 373.15। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन विलंबन है? तो चीनी विलयन, ये तो घोल है, सोडा जल समांगी मिश्रण है, साबुन जल ये भी घोल है, मटमेला जेल ये आपका निलंबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये अगेन मिसप्रिंट क्वेश्चन था, मैंने इसको सुधारा। निम्नांकित में कौन, यहाँ पूछा था समांगी मिश्रण है, अगर समांगी मिश्रण है पूछेगा तो यहाँ पर आंसर सोडा जल, वायु, सिरका तीनों हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए इनमें से कौन विषमांगी मिश्रण है। तो दिए हुए ऑप्शन में से विषमांगी मिश्रण जो है वो लकड़ी है, ओके, क्योंकि लकड़ी में बहुत तरह के चीज मिक्स होते हैं और कोई फिक्स रेशियो में, निश्चित अनुपात में मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए लकड़ी यहाँ पर विषमांगी मिश्रण है। वायु जो है वो समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैस का मिक्सिंग होता है, एक प्रॉपर वे में होता है। सोडा जल भी आपका है, इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसी तरह आपका सिरका होता है, इसमें एसिटिक जल होता है, एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक कैसे करते हैं? मैंने अभी तो आपको समझाया था, यहाँ पर देखिए मैंने आपको भी जस्ट बताया था कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। मैंने एग्जांपल दिया था, इस तरह का उदाहरण शो करते हैं कपूर और अमोनियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन में आपका देखिए अमोनियम क्लोराइड है ना, तो आपको ऊर्ध्वपातन विधि यहाँ सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1.8 वाटर में अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए H2O किसका रासायनिक सूत्र होता है? वाटर का, जल का। तो सबसे पहले आप इसका आणविक द्रव्यमान निकालिए। देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो 2 गुना 1 2, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 2 18, तो 18 ग्राम आया। कितना आया? 18 ग्राम आया। तो यहाँ पे अणु पूछा गया है ना, तो देखिए 1 मोल में किसी भी यौगिक का 1 मोल जो होता है वो उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पर पानी का आणविक द्रव्यमान आया 18 ग्राम, 18 ग्राम हो गया 1 मोल के बराबर, और 1 मोल अगेन होता है एवोगाड्रो संख्या के बराबर। 1 मोल होता है अगेन एवोगाड्रो संख्या के बराबर, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 ग्राम में 1 एवोगाड्रो है, 18 ग्राम में 1 एवोगाड्रो है, तो 1 ग्राम में 1/18 एवोगाड्रो होगा। तो क्वेश्चन में 1.8 पूछा है, तो मल्टीप्लाई 1.8 कर दीजिए, ओके। तो एवोगाड्रो बाय 10 हो जाएगा, एवोगाड्रो बाय 10 हो जाएगा, और एवोगाड्रो का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ओके, बाय 10 हो जाएगा। इसका मतलब 1 पावर घट जाएगा, तो ऑप्शन 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन एक परमाणु अणु के रूप में होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन मोनो एटॉमिक फॉर्म में होता है, मतलब ये जब भी होगा इसके साथ एक ही एटम रहेगा। तो देखिए हाइड्रोजन तो H2 के फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये तो 2 एटम हो गया। सल्फर भी H2S8 इस तरह लिखा, सल्फर S8 के रूप में लिखा जाता है, तो इसमें तो 8 परमाणु हो गया। क्लोरीन Cl2 लिखा जाता है, इसमें 2 परमाणु है। तो आर्गन को Ar लिखा जाता है, इसे Ar2 नहीं लिखा जाता है, तो यही एक परमाणु का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होगा। सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होगा, तो सोडियम सल्फाइड का सूत्र Na2S होगा। देखिए Na का जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है, Na का संयोजकता 1 होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है, 2 8 1, तो बाहरी कक्षा में इसके पास 1 होगा। ओके, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 32, इसके बाहरी कक्षा में 2 बचता है, तो इधर से ये 2 त्यागेगा, इधर से 2 एक्सेप्ट करेगा, तो Na 1 होता है और S में 2 होता है, तो बैलेंस के लिए Na 2 लेना होगा और इधर S लेना होगा, इसलिए इसका सूत्र Na2S होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन आयन में संयोजकती इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए क्लोरीन का पहले आप परमाणु संख्या लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 8 7, तो इसके बाहरी कक्षा में हो गया 7। अब देखिए Cl के ऊपर एक माइनस दिखाया गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो 7 और 1 कितना हो गया 8, तो इस पे संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कोशिका शब्द की उत्पत्ति से, यहाँ भी मिसप्रिंट है, यहाँ पे की होगा, कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो उस वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट हुक है। सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो उस झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाए जाते हैं, तो मूंगफली और बादाम के छिलके में स्क्लेरोसिस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती है, तो ये उपास्थि में पाई जाती है। देखिए उपास्थि क्या होता है, उपास्थि मुलायम हड्डी को कहते हैं, ये हमारे कान में मौजूद होता है ना, छोटे छोटे हड्डी जो होते हैं उसे हम लोग उपास्थि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2 अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक को क्या कहते हैं, तो इसे हम लिगामेंट कहते हैं। ओके, लिगामेंट क्या करता है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका देखिए पैर का जो घुटना है ना, जहाँ ज्वाइंटिंग किया जाता है, ये देखिए आपका जो हाथ है, केहनी और हाथ पाट, ये दोनों जहाँ ज्वाइंटिंग है, तो ये सब में लिगामेंट का रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बुकलंग किस में पाया जाता है, ओके, तो बुकलंग बिच्छू में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवों को किसने 5 जगत में विभाजित किया, तो वो थे व्हाइटकर। जीवों को 5 क्लासिफिकेशन जो किए थे वो सबसे पहला साइंटिस्ट व्हाइटकर थे। उनके मुताबिक दुनिया में जीव जो है 5 जगत में विभाजित होते हैं। ओके, जैसे उन्होंने बताया था किंगडम मोनेरा, किंगडम पोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एल्यूमिनिया, ओके, किंगडम फंगी। तो ये इनके हिसाब से पूरे दुनिया में जो जंतु पाए जाते हैं या पौधे पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो 5 जगत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन क्रिप्टोगेमी कहलाता है, क्रिप्टोगेमी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा क्रिप्टोगेमी। थैलोफाइटा को ही कहते हैं। थैलोफाइटा कहाँ उगते हैं, थैलोफाइटा जमीन में उगते हैं। ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं, ये पानी में उगते हैं। टेरिडोफाइटा किसे कहते हैं, ये रेगिस्तान में उगते हैं। तो ये तीनों का तीनों जो है क्रिप्टोगेमी कहलाते हैं। तो इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है, तो पौधा में जो पोषक तत्व जाता है वो किसके द्वारा जाता है, जल के द्वारा नहीं जाता है। जल में, ओके, जल में नहीं होता है वो चीज। नेक्स्ट पूछा गया
वायु, पौधा कोई भी चीज जड़ से खींचता है तो वायु तो तना और पत्ती में उसको मिलेगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा है सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश भी नहीं होगा क्योंकि सूर्य प्रकाश जड़ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे पूछा है पौधे में पोषकों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है, पोषक तत्व किसके द्वारा जाते हैं, तो वो मृदा के कारण जाते हैं। ओके, मृदा और जल दोनों यहाँ आंसर होगा। ठीक है, पौधा में पोषक तत्व मुख्यतः। ओके, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। ओके, पोषक तत्व तो मिट्टी से भी जाता है, पानी से भी जाता है और पौधा के मिट्टी में, फिलहाल ये आंसर में मिट्टी रहने दीजिए, मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओजोन परत के कमी में मुख्य प्रदूषण क्या है, तो ओजोन परत में सबसे अधिक जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसका राइट आंसर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट है, बट बेटर आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 1 में ओनली सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑप्शन 4 में नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये दोनों गैस के कारण जो हमारा ओजोन परत है ये दिनों दिन क्षय होता जा रहा है, ओजोन परत में कमी आ रही है। ओके, ओजोन परत एक तरह का कंबल होता है जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित होता है। इसका मुख्य काम होता है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को ये रोकता है। ओके, और आजकल जो दाढ़ी बनाने में जो क्रीम यूज होता है ना, जो भी है जिलेट, एक्स, कॉस्मो प्लस वगैरह वगैरह, तो सारे में CFC यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो उसके कारण ओजोन परत में कमी आता है दिनों दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन स्तर किसका अवशोषण करता है। अभी तो मैंने अभी इस क्वेश्चन को बताया ना, सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण को रोकता है। तो देखिए यहाँ पे वो आपका लिखा गया है ऑप्शन नंबर 4 में, पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण ये सूर्य से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है इन्हें MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों के साथ उपजने वाली अवांछित पौधा को क्या कहते हैं, तो इन्हें हम खरपतवार कहते हैं। देखिए कुछ हम लोग जब खेत में कुछ फसल लगाते हैं तो हम लोग नोटिस करते हैं कुछ दिन बाद फसल तो उगता ही है, फसल के साथ अगल बगल में कुछ ऐसा पौधा उग जाता है जो हम नहीं उगाए थे, वो अपने आप उग जाता है। तो अपने आप उगने वाले पौधा जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जिसको हम नहीं चाहते हैं, वो हमारे अवांछनीय है, उस तरह के अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पक्षी क्या है, तो पक्षी जो है वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। इन्हें हम उष्ण रक्त प्राणी कहते हैं, या इन्हें हम गर्म उष्ण तापीय प्राणी भी कहते हैं, और इन्हें हम समान तापी प्राणी भी कहते हैं, क्योंकि पक्षी और जो स्तनधारी होते हैं इनके अंदर अपने शरीर को गर्म रखने का क्षमता होता है, इसलिए इसे हम लोग साइंस में वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो पक्षी भी उष्ण रक्त प्राणी होता है, और अगर आपका जो स्तनधारी होता है मेमस किसको कहते हैं, जो अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है, जैसे इंसान हुआ, हम लोग भी वार्म ब्लडेड प्राणी के अंतर्गत आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, केचुआ किस फाइलम का प्राणी है, तो केचुआ जो है एनिलिडा वर्ग का प्राणी है, तो इसका राइट आंसर नीलिडा। तो ये थे आज के टॉप 40 MCQ साइंस के ऊपर। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।